ये कहानी है गिरी और गोपाल नाम के दो दोस्तों की। गिरी दिल का बड़ा भला था और गोपाल का बहुत ध्यान रखता था, जबकि गोपाल गिरी के साथ अच्छा होने का सिर्फ नाटक करता था और अपने दिमाग में गिरी के लिए बुरे विचार रखता था। एक दिन की बात है। अब हम और इस तरह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते गोपाल, हमें कुछ काम शुरू करना चाहिए। क्या हम एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करें? हम दोनों अलग अलग काम शुरू करते हैं ताकि हम दोनों अपनी अपनी कमाई का हिसाब रख सकें। ठीक है, दोनों अलग अलग कारोबार ही करेंगे। क्या तुम कोई सुझाव दे सकते हो कि क्या करने से हमें मुनाफा होगा? मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर उस दिन वो दोनों अपने अपने घर चले गए। उस दिन गोपाल नया काम शुरू करने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसीलिए मुझे गिरी को बहुत कम मुनाफे वाले काम का सुझाव देना चाहिए। अगर वो मुझसे ज्यादा कमाने लगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। किस तरह के काम से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा और उसे कम? कुछ दिनों के बाद दोनों दोस्त फिर से एक जगह मिले। हाँ तो गोपाल, तुमने सोचा कि कौन से कारोबार में फायदा होगा? हमारे गांव में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हमें एक बिजली की दुकान और एक आटे की चक्की की दुकान खोलनी चाहिए। मैं तो बिजली की दुकान खोलूंगा, तुम चाहो तो आटा चक्की की दुकान खोल सकते हो। बोलो, ठीक रहेगा? दोस्त के दिए सुझाव से गिरी सहमत हो गया। गोपाल बिजली की दुकान खोलकर ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और उसने अपने दोस्त को एक छोटे व्यवसाय के बारे में बताकर गुमराह किया था। दोनों ने आजू बाजू अपनी अपनी दुकान खोली। कुछ दिन बीत गए। क्योंकि लोगों के घरों में आटा चक्की नहीं थी, इसीलिए वे सभी गिरी की दुकान पर अलग अलग तरह का आटा पिसवाने के लिए आने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। दूसरी तरफ एक या दो लोग ही गोपाल की बिजली की दुकान पर आते थे। गोपाल की उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जितनी की उसने उम्मीद की थी और उसे गिरी से जलन होने लगी। मेरा अंदाजा गलत था, गिरी तो मुझसे ज्यादा कमाई कर रहा है। उसकी दुकान में तो हमेशा आटा पिसवाने वालों की लाइन ही लगी रहती है और मैं यहाँ झक मारता रहता हूँ। हाँ, ये क्या हो गया? वो ऐसा सोच ही रहा था कि गिरी वहां आ गया और उससे कहने लगा, दोस्त, मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ। तुम्हारे दिए सुझाव की वजह से मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। सच में बहुत धन्यवाद तुम्हारा। गोपाल ये सुनकर और भी जल भुन गया। ये मेरी गलती थी कि मैंने अच्छा सुझाव तुमको दे दिया और अपने लिए कम फायदे वाले काम सोचा। क्या तुम्हारा धंधा ठीक नहीं चल रहा दोस्त? तो एक काम करो, तुम भी मेरी तरह आटा पीसने की दुकान खोल लो। तब हम काम और मुनाफा बराबर बराबर बांट सकेंगे। हो सकता है हमारे गांव में दूसरे गांव से भी लोग आटा पिसवाने के लिए आए, है ना? बिल्कुल कर लो तुम ये काम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर गिरी वहां से चला गया। फिर मैं अपना बिजली का सामान बेच डालता हूँ और आटे की चक्की खरीद लेता हूँ। अब होगा सही मुकाबला। अगले 2 दिनों में गोपाल ने बिजली का सभी सामान बेच डाला और वहां आटा चक्की लगा दी। उसकी दुकान पर भी लोग आने लगे और उसकी भी आमदनी बढ़ गई। लेकिन क्योंकि गिरी का व्यवहार उससे कहीं ज्यादा अच्छा था, इसलिए लोग उसकी दुकान पर जाना ज्यादा पसंद करते थे। मेरी दुकान से ज्यादा लोग उसकी दुकान पर जा रहे हैं और ऐसे तो वो मुझसे ज्यादा ही कमाएगा। मैं किसी भी तरह उसकी दुकान बंद करवा दूंगा, तब लोगों के पास मेरी दुकान पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। गिरी की ऐसी की तैसी। गोपाल उस रात गिरी की दुकान में गया। उसने गिरी की आटा चक्की की मोटर में पानी डाल दिया और जल्दी से वहां से 9-11 हो गया। अगले दिन जब गिरी मशीन को चालू करने लगा तो वो काम नहीं कर रही थी। वो परेशान हो गया। अभी ग्राहकों के आने का समय है और ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? क्या हो गया? फिर वो मशीन को मरम्मत की दुकान पर ले गया और शाम को वापस लेकर आया। इस दौरान लोग आटा पिसवाने के लिए गोपाल की दुकान पर चले गए। उस दिन गोपाल ने खूब पैसा कमाया। आज अच्छी कमाई हुई है, रोज ऐसा ही करूंगा, अमीर बन जाऊंगा।
उस रात वो फिर गोपाल की दुकान पर गया और मशीन में पानी डालकर चुपचाप अपने घर लौट गया। दूसरे दिन गिरी ने मशीन शुरू की तो फिर खराब पड़ी थी। ये मशीन तो रोज रोज खराब हो जाती है, ऐसे तो सारी कमाई इसकी मरम्मत में चली जाएगी। वो फिर से मशीन को मरम्मत के लिए ले गया और शाम को वापस लाया, लेकिन गोपाल रोज रात को गिरी की मशीन को खराब करता रहा। गिरी मायूस हो गया और सोचने लगा, मुझे लगता है मैं इस काम को अब और जारी नहीं रख सकूंगा। मुझे इस मशीन को बेचकर कोई और धंधा शुरू कर लेना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ सोच रहा था कि एक साधु ने उसे देखा और गिरी के पास आए। क्या हुआ वत्स, तुम इतने उदास हो? तब गिरी ने स्वामी जी को बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। लगता है कि तुम एक भले आदमी हो, इसीलिए मैं तुमको कुछ जादुई पानी देता हूँ। इसको तुम अपनी मशीन पर छिड़कना, इससे तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी। ठीक है बेटा। फिर स्वामी जी ने उसे जादुई पानी दिया। गिरी ने उसे तुरंत मशीन पर छिड़का और उसमें कुछ गेहूं के दाने डालकर देखे। बस कुछ ही दाने डालने से उसे बहुत सारा आटा मिला। ये देख गिरी चौंक गया। स्वामी जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने तो इस मशीन को जादुई बना दिया है। हाँ। फिर गिरी ने थोड़ा अनाज डालकर ज्यादा आटा बनाना शुरू कर दिया। बचा हुआ अतिरिक्त आटा वो बाजार में बेचने लगा। ये देखकर इस बार मुझे इसकी मशीन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, तभी मुझे मिलेगा सुकून। हाँ। उस रात वो फिर मशीन खराब करने के लिए गिरी की दुकान पर गया। इस बार वो मशीन में डालने के लिए कुछ पत्थर लाया था, लेकिन अनजाने में उसने एक हाथ मशीन में और दूसरा स्विच बोर्ड पर रखा था। मशीन में कुचले जाने के कारण उसके दोनों हाथ कट गए। गोपाल दर्द से चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर लोग वहां आ गए। तब लोगों को पता चल गया कि वो गोपाल ही था जो इतने दिनों गिरी की मशीन को खराब कर रहा था। किसी ने भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उसे बहुत बेइज्जत किया। एक गांव में बड़ा भाई शेखर और छोटा भाई रवि रहते थे। दोनों भाई खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। शेखर की पत्नी का नाम कमला और रवि की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। कमला और लक्ष्मी एक दूसरे के साथ अपनेपन से रहती थी और वे अपने पतियों की खेत के काम में मदद भी किया करती थी। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी खेत में काम करके थक कर घर लौटी। दीदी, मैं ये खेती का काम और नहीं कर सकती। मुझे लगता है तेज धूप में काम करते करते कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। सच्ची। वो अपनी थकान के बारे में बताती है। मेरा भी वही हाल है लक्ष्मी। हमने सोचा था कि इन भाइयों के पास जमीन है तो इनसे शादी करना अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह उसने भी अपनी थकान जाहिर की। हर दिन काम से लौटने पर अपनी थकान के बारे में बात करना जैसे उनके लिए नियम ही हो गया था। दोनों को खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ये करना उनके लिए जरूरी था। कुछ दिनों के बाद शहर में रहने वाली उनकी एक रिश्तेदार रेवती उनके घर आई। कैसी हो रेवती? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हम तो बस ऐसे ही हैं। देखो, अभी अभी हम अपने खेत पर काम करके लौटे हैं। आप दोनों बहुत दुबला गई हो, ऐसा क्यों? अब हम क्या बताएं? हम सुबह सुबह खेतों पर निकल जाते हैं और दिन भर काम करके इसी समय लौटते हैं, तो सेहत पर तो असर पड़ेगा ही ना। यहाँ इतनी मेहनत करने की बजाय आप लोग शहर आकर किसी और काम की तलाश क्यों नहीं करती? लेकिन हम शहर में क्या कर सकते हैं? अरे, आप चाहे तो इतनी सारी कंपनियों में नौकरी मिलती रहती है। आप एक छत के नीचे काम करके पैसा कमा सकती हैं। खेतों में धूप में काम करके तो पैरों और हाथों में छालों के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। जरा इस बारे में सोचिए और अपने पतियों को मनाइए। रेवती के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी उसकी सलाह के बारे में सोचने लगी। हाँ दीदी, मुझे लगता है कि रेवती सही कह रही थी, हमें भी शहर जाना चाहिए। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ।
आज हमें अपने पतियों से इस बारे में बात करके उन्हें मनाना चाहिए। आखिर दोनों एक निर्णय पर आ गए। उसी रात कमला ने शेखर से शहर जाकर रहने की बात की। क्या हम अपनी खेती छोड़कर शहर चले जाएं? वहां हमें प्रदूषण और धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं। यहाँ अपने खुद के खेतों में काम करना ज्यादा अच्छा है, समझी? इस तरह लक्ष्मी ने भी रवि को मनाने की कोशिश की तो रवि गुस्से में उबल पड़ा। अब तो सभी लोग शहरों से वापस गांव में रहने के लिए आ रहे हैं, तो हम उल्टी गंगा क्यों बहाएं? चुपचाप यहीं रहो। पतियों के मना कर देने पर वो दोनों एकजुट हो गईं। मेरे पति तो मुझ पर चिल्ला रहे थे। रवि ने क्या कहा? मेरी हालत भी आप ही की जैसी है दीदी। कब तक हमें यहाँ इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? दीदी, अगर आप मेरी बात मानो, क्यों ना हम उन्हें एक चिट्ठी लिखते और बिना बताए शहर निकल जाएं? वहां हम नौकरी ढूंढ लेंगी। फिर इन दोनों भाइयों को हमारे पीछे आना ही पड़ेगा। हाँ, चलो हिम्मत करके चले ही जाते हैं। हम आज रात ही निकल जाएंगे। हाँ। योजना के अनुसार कमला और लक्ष्मी ने अपने पतियों के सोते समय उनको चिट्ठी लिखी और अपने कपड़े और पैसे लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सुबह जब दोनों भाइयों को कमला और लक्ष्मी ढूंढने पर भी नहीं मिली तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। ये दोनों कहां चली गई? हमें बिना बताए तो वो कभी बाहर नहीं जाती। शेखर ऐसा बोल ही रहा था कि रवि को मेज पर पड़ी एक चिट्ठी दिखी। भाई देखो, एक चिट्ठी है। वो चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगा। लिखा था, हम नौकरी की तलाश में जा रही हैं। नौकरी मिलने के बाद हम आपको बता देंगी। अगर आप शहर आना चाहते हैं तो आ जाना। दोनों भाई हैरान परेशान हो गए। ये क्या? इनको तो शहर की धुन सवार हो गई है। अब क्या करेंगे? हाँ, पहले हमें उनके ठिकाने के बारे में पता लगाना होगा और ये भी कि वो कर क्या रही हैं। चलिए तुरंत जाकर उन्हें वापस लेकर आएं। दोनों भाई शहर के लिए रवाना हो गए। वहां कमला और लक्ष्मी बस से नीचे उतरी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गई हैं। बड़ी बड़ी इमारतों और भारी ट्रैफिक को देखकर दोनों अचंभे में पड़ गईं। दीदी, कुछ भी हो, शहर की तो बात ही अलग है। हाँ, कितना सुंदर है ना? चलो जल्दी से एक नौकरी ढूंढते हैं और फिर एक कमरा किराए पर ले लेंगे। वे सड़क पर यूं ही चलती रहीं। उन्हें पता तो था नहीं कि उन्हें नौकरी कहां और कैसे मिलेगी। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चलो किसी से पूछ लेते हैं कि नौकरी कहां मिलती है। हाँ, वे एक आदमी के पास गई जो सूट बूट पहने हुए था, लेकिन वो था एक धोखेबाज। सुनिए, हम गांव से आई हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें नौकरी कहां मिल सकती है? उसकी मासूमियत भरे सवाल को सुनकर वो भाग गया और तुरंत लक्ष्मी के हाथ का थैला छीनकर भाग गया। कमला और लक्ष्मी घबरा गई और उसके पीछे पीछे भागी। चोर चोर, कोई उसे पकड़ो, कोई पकड़ो उसे। किसी ने भी उनके चिल्लाने की परवाह नहीं की और वो चोर वहां से भाग निकला। हे भगवान, ये कैसा आदमी था? दिखने में तो भला आदमी ही लग रहा था, लेकिन उसने हमारा बैग ही चुरा लिया और भाग गया। हमारी किस्मत अच्छी है कि मैंने उस बैग में ज्यादा पैसे नहीं रखे थे। अब आप अपने बैग का ख्याल रखना। अगर कोई उसे भी ले गया तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे हम दोनों। वो दोनों शाम तक यूं ही चलती रहीं। उधर रवि और शेखर शहर पहुंच गए और अपनी पत्नियों को खोजने लगे। 3 दिन शहर के ढाबों में खाना खाकर और पार्कों में सोकर कमला और लक्ष्मी परेशान हो गई थीं। चौथे दिन एक आदमी ने उन्हें देखा और उनसे पूछा, मैं आप दोनों को पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं। आप इस तरह यहाँ क्यों भटक रही हैं? हम नौकरी के लिए शहर आए थे। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आपको काम दिला सकता हूं। आइए मेरे साथ। दोनों खुशी खुशी उस अजनबी आदमी के पीछे पीछे हो ली, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें उस पर शक होने लगा। दीदी, मुझे इस आदमी पर शक हो रहा है। कहीं हमें किसी को बेच ना दे। अपने आसपास देखो, मुझे तो सच में कुछ गलत लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। देखिए, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उसने उनका रास्ता रोक लिया।
चुपचाप मेरे पीछे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गई? कमला और लक्ष्मी का दिल डर के मारे बैठ गया और वो वहां से भागने लगी। वो आदमी भी उनका पीछा करने लगा। तभी इन दोनों की तलाश में रवि और शेखर वहां आ पहुंचे। कमला और लक्ष्मी को लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हो गया हो। उन दोनों को देखकर वो आदमी वहां से 9-2-11 हो गया। आप दोनों बिल्कुल देवताओं की तरह समय पर पहुंच गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। वो आदमी एक गुंडा था। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, और यहाँ आकर बेकार में इतनी परेशान हुई। हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत गलत किया। अब हम मानती हैं कि हमारा खेती का काम ही ज्यादा सही है। चलिए घर चलते हैं। अंत में कमला और लक्ष्मी को समझ आ ही गया कि उनके लिए गांव का जीवन शहर के जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर है।